नमस्ते दोस्तों, ये है फिज़िक्स का वीडियो नंबर 4। वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय वेस्ट किए, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो ये है फिज़िक्स का वीडियो नंबर 4। तो पहला पॉइंट है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर ध्वनि की आवृत्ति नहीं बदलती है, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड डज नॉट चेंज वाइल मूविंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर साउंड वेव मूव कर रहा है, वो एयर में मूव कर रहा है मान लीजिए, और वो उसका मीडियम चेंज हो गया, अगर वाटर में वो चला गया, तो उस केस में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी जो होता है उस साउंड वेव का वो चेंज नहीं होता है। तो यही इस पॉइंट पे कहा जा रहा है। और इससे सवाल आ सकता है कि जब भी कोई साउंड वेव वन मीडियम से अनदर, यानी कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो क्या उसका क्या नहीं बदलता है। तो इसका उत्तर होगा आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। तो अगला पॉइंट है, 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाले ध्वनि तरंगों को अवश्रव्य तथा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाले तरंगों को श्रव्य तरंगे कहा जाता है। साउंड वेव्स हैविंग फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज आर इंफ्रासोनिक वेव्स। साउंड वेव्स हैविंग फ्रीक्वेंसी बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20,000 आर कॉल्ड ऑडिबल वेव्स, जिन्हें कि ऑडिबल नाम से ही पता चल रहा है कि इसे मानव कान सुन सकते हैं। तो यहाँ यही है कहने का मतलब। तो इसमें सवाल आ सकता है कि इंफ्रासोनिक वेव्स का रेंज कितना होता है। तो ये होता है 20 हर्ट्ज से नीचे, यानी कि 0 टू 20 हर्ट्ज। उसी तरह से ऑडिबल वेव्स यानी कि श्रव्य तरंगों का तो हो जाएगा 20 से 20,000। तो ये चीज़ है। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर के तरंगों को पराश्रव्य तरंग कहा जाता है। वेव्स हैविंग फ्रीक्वेंसी मोर देन 20,000 हर्ट्ज आर कॉल्ड अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो इसमें पूछा जा सकता है अल्ट्रासोनिक वेव्स की रेंज क्या होती है। तो मोर देन 20,000 हर्ट्ज या फिर मोर देन 20,000 हर्ट्ज का के तरंगों को क्या कहा जाता है। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स यानी पराश्रव्य तरंग। आगे बढ़ते हैं। 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच के तरंगों को मानव कान सुन सकता है। वेव्स बिटवीन 20 to 20,000 हर्ट्ज आर ऑडिबल टू ह्यूमन ईयर्स, यानी कि इसका मतलब भी यही है। इसमें मतलब सवाल ये बन सकता है कि किस रेंज को ह्यूमन कान यानी मानव कान सुन सकते हैं। तो 20 से 20,000 हर्ट्ज। कुत्ता, बिल्ली एवं चमगादड़ आदि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगों को सुन सकते हैं। तो डॉग, कैट एंड बैट कैन हियर द वेव अबव 20,000 हर्ट्ज। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगों को क्या कहते हैं। तो उन्हें कहते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स। यहाँ हमने देखा था तीसरे पॉइंट में। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा जा सकता है कि 20,000 हर्ट्ज ये किन 20,000 हर्ट्ज से ऊपर जो जिनका फ्रीक्वेंसी है उसे कौन सुन सकते हैं। तो ऐसे ही 3 ऑप्शन दे देगा, एक डॉग दे देगा और बाकी 3 अदर। तो आगे अगला पॉइंट है, पराश्रव्य तरंग का प्रयोग समुद्र की गहराई, ट्यूमर का पता लगाने, वायुयान तथा घड़ियों के पुर्जों को साफ करने में किया जाता है। अल्ट्रासोनिक वेव्स आर measured in measuring depth of oceans, detect tumor, brain tumor, measure heights of airplanes and to clean the parts of a clock। यानी कि इसमें पूछा जा सकता है अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ किस में होता है। तो ऐसे ही 4 ऑप्शन, डेप्थ ऑफ ओशियन और बाकी 4 ऑप्शन। तो इसमें ये सब यूज़ है इसका, मेजरिंग डेप्थ। अब देख, तो ये है इसमें कि ये अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ किया जाता है कि किसी समुद्र का किसी पार्ट में कितनी गहराई है उसे नापने के लिए, या फिर ब्रेन में जो ट्यूमर हो जाता है उसका पता करने के लिए। जैसे कि एक्सरे का इस्तेमाल किया जाता है हमारी हड्डियों में कोई अगर समस्या है उसके लिए, उसे उसका पता करने के लिए। फिर किसी वायुयान यानी एयरप्लेन यानी एरोप्लेन यानी हवाई जहाज़ की हाइट कितनी है उस, और या फिर घड़ियों के पुर्जों को साफ करने के लिए। तो ये सब इसका इस्तेमाल है। ये सब आप याद कर लें, ये सब इम्पोर्टेंट हो जाते हैं परीक्षा में। अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, प्रतिध्वनि को सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच कम से कम 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। टू हियर एन एको द लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड द लिसनर शुड बी मिनिमम 17 मीटर्स। देखिए, एको होता है कि जब आप किसी पहाड़ी एरिया में जाते हैं जो कि बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है, तो वहाँ आप जब चिल्लाते हैं तो आपका अपना ही आवाज़ आपको रिफ्लेक्शन के तौर पे सुनाई देता है, यानी कि अपना ही आवाज़ का प्रतिबिंब सुनाई देता है। तो जब आप बोलते हैं तो उस वही आवाज़ रिपीट होती है। ये आपने बहुत बार नोटिस भी किया होगा। तो जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, जैसे कि ये पहाड़ है मान लीजिए और यहाँ आप हैं, तो अगर आप कुछ बोलते हैं तो यहाँ से वापस टकरा कर आवाज़ आपके पास आती है।
तो जो कम से कम डिस्टेंस है इस एको को सुनने के लिए, एको यानी प्रतिध्वनि, श्रोता यानी जो बोल रहे हैं, और ये जो सतह, परावर्तक सतह यानी यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही आवाज़ तभी आपको सुनाई दे रही है, तो कम से कम दूरी 17 मीटर होनी चाहिए, तभी आपको एको सुनाई देगी। तो इसमें पूछा जा सकता है कि एको के लिए यानी कि प्रतिध्वनि के लिए लिसनर और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच मिनिमम कितना डिस्टेंस होना चाहिए, तो 17 मीटर्स। अगले पॉइंट में, लोलक का आवृत्त काल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको लग सकता है। तो द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ पेंडुलम। इसमें पूछा जा सकता है, पहले बात कर लेते हैं, पूछा ही जा सकता है कि जो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होता है यानी लोलक का आवृत्त काल, वो लोलक का किस पे निर्भर नहीं करता है, तो द्रव्यमान यानी मास। तो देखिए ये होता है पेंडुलम, ये ऑसिलेट करता है, घड़ी का आपने देखा होगा जिसे लोलक कहा जाता है हिंदी में। तो क्या होता है कि ये जब मूव करता है यानी कि ऐसे ऐसे घूमता है, यानी ऑसिलेट जिसे बोला जा रहा है, तो इसका जो मास जो होता है यानी कि ये पेंडुलम का, उस पर डिपेंड नहीं करता है कि वो कितना देर तक मूव करेगा या फिर उसका पीरियड यानी वो कितना मूव किया, तो उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता उसका आवर्त काल या आवर्त काल। अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकंड तक रहता है। तो इफेक्ट ऑफ साउंड ऑन ईयर्स आर फॉर 1/10 सेकंड, यानी कि जब भी हम कोई आवाज़ सुनते हैं तो कान पर उसका असर उस आवाज़ का इतने टाइम तक रहता है, 1/10 सेकंड। अब 1/10 सेकंड कितना होता है, आप ये डिवाइड कर सकते हैं, 0.1 सेकंड। तो ये 0.1 सेकंड तक किसी आवाज़ का प्रभाव कान में रहता है। तो ये एक सवाल बन सकता है कि कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने देर तक रहता है, तो 1/10 सेकेंड। अगला पॉइंट, CP माइनस CV इज इक्वल टू आर मेयर सूत्र के नाम से जाना जाता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है अगर आप SSC RRB की तैयारी कर रहे हैं, तो इसे आप याद कर लें, CP माइनस CV मेयर सूत्र के नाम से जाना जाता है। जहाँ CP और CV का मतलब जान लें, क्योंकि CP CV के आगे अगर आप जाते हैं तो ये 12th साइंस की चीज़ हो जाती है, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप फिर भी जानना चाहते हैं इसके बारे में और डिटेल में, ये थर्मोडाइनमिक्स का पार्ट है। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करें, इस पर अलग से वीडियो आ जाएगी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो CP जो है वो निरंतर दबाव पर आदर्श गैस यानी आइडियल गैस की दाढ़ विशिष्ट ताप क्षमता है, और CV निरंतर मात्रा में मोलर विशिष्ट उष्मा है, और R गैस स्थिरांक है, R इज गैस कांस्टेंट। तो इंग्लिश में देख लेते हैं, CP माइनस CV इज नोन एज मेयर्स फार्मूला, वेयर CP इज मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एन आइडियल गैस, यानी कि मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ये किसी आइडियल गैस का जब प्रेशर कांस्टेंट हो, और CV मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और R गैस कांस्टेंट। हाँ, CP का मतलब C इंटू P नहीं, और CV का मतलब C इंटू V भी नहीं, बल्कि CP लिखने का तरीका है C नीचे में P छोटा सा माइनस CV। तो ये CP माइनस CV को जो है ये ऐसे लिखाता है, CP माइनस CV इज इक्वल टू R। तो ये एक छोटा सा चीज़ था। तो अगर आपको ये पॉइंट समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं, ये आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, और अगर आप फिर भी जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, इस पर अलग से वीडियो बन जाएगी। तो CP जो होता है वो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एन आइडियल गैस, ये सब मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, और CV मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और R गैस कांस्टेंट यानी गैस स्थिरांक। तो आज के 10 पॉइंट ये थे। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।